ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा के साथ होती है, जो कि 5 साल से एक मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट है। अभी वो एक स्केच बना रही होती है, पर तभी एक पागल लड़का उसके स्केच को लेकर भागने लगता है। लिसा को बहुत गुस्सा आती है और ये उसे मार के सबक सिखाती है। फिर यहाँ पर वो अपने स्केच के बनाए हुए पर्सन को याद करने लगती है, यानी कि उसका वन नाइट स्टैंड। लिसा को उसकी सिस्टर शिन ने ड्रग दे दी थी और तभी लिसा के पास एक और पर्सन आ गया था, जो कि लिसा को बताता है कि उसे भी किसी ने ड्रग दिया है तो वो उसकी हेल्प कर दी। लिसा सोच लेती है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। अब नेक्स्ट डे ही लिसा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए उसकी फैमिली का ड्राइवर आया होता है। डॉक्टर लिसा को घर जाने के बाद टाइम पर मेडिसिन लेने के लिए बोलता है और साथ ही साथ ये भी कह देता है कि उसे कोई भी स्टिमुलेट ना करे, नहीं तो वो फिर से पागल हो सकती है। फिर इसके बाद लिसा जब कार से जा रही होती है तो ड्राइवर उसे बता देता है कि उसकी शादी अब वो फैमिली के फ्यूजन से होने वाली है। लिसा को पता होता है कि उसकी सिस्टर को ये शादी नहीं करनी है, इसलिए उसकी फैमिली ने उसे 5 साल बाद अब मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाए ताकि उसकी सब्स्टिट्यूट मैरिज करवा सके। लिसा को इस बात पर गुस्सा तो आती है, पर वो इस चीज से ज्यादा खुश होती है कि वो फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, तो अगर ये वहाँ पर शादी करके जाएगी तो ये अपने 5 साल पहले वाले वन नाइट स्टैंड को ढूंढ लेगी। अब लिसा जब अपने घर आती है तो वो अपनी पूरी फैमिली को बातें करते हुए देखती है। लिसा के मॉम डैड इस बारे में बहुत ही खुश होते हैं कि शिन ने कितना अच्छा आइडिया निकाली अपनी जगह उस मेंटल लड़की की फूशन से शादी करवाने की। शिन कहती है कि मॉम डैड आप तो जानते ही है ना कि वो फैमिली और हमारे बीच में बहुत पहले से ही एंगेजमेंट तय थी, तो अगर हम ये शादी कैंसिल कर देते तो हमें इतने सारे पैसों का नुकसान हो जाता और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। लेकिन अब सिस्टर की शादी उधर हो जाएगी तो हमारा तो कितना फायदा है। लिसा इन लोगों की बातों से बहुत ही स्टिमुलेट हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं इन लोगों को मार दूं। फिर जैसे ही लिसा इन लोग के सामने जाती है तो उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अब वो फैमिली में जाना चाहिए। तो लिसा कहती है कि ग्रैंडपा ने मेरे नाम पर 10% के शेयर्स करके गए थे और शिन के भी, तो मैं यहाँ पर अपने हिस्से के शेयर्स वापस लेने आई हूँ। अगर तुम शादी के पहले प्रेग्नेंट होकर हमारी फैमिली का नाम खराब ना करती और तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी के स्टॉक प्राइस ना गिरते तो मैं कभी तुम्हारे शेयर्स नहीं लेता। तो लिसा कहती है कि अगर आप मुझे शेयर्स नहीं देंगे तो मैं शादी भी नहीं करूंगी। फिर लिसा के डैड गुस्सा होकर उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, पर तभी लिसा चाकू निकालती है और तीनों के तीनों डर जाते हैं। और फिर लिसा इन्हें डराती है कि मारो मुझे इधर, फिर मैं शादी भी नहीं करने वाली हूँ। फिर लिसा अपने चाकू से इन लोगों को इतना डरा देती है कि ये तीनों उसके शेयर्स उसे रिटर्न करने के लिए मान जाते हैं और इन लोगों को डरा कर लिसा बहुत ही खुशी यहाँ से चली जाती है। फिर हम एक ओल्ड ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि बीच रास्ते में बीमार हो जाती है और अपनी मेडिसिन लेना चाह रही होती है और ये सारे लोग बस भीड़ जमा करके उन्हें देख रहे होते हैं कि ये ओल्ड लेडी को हो क्या रहा है। इतने में लिसा कार से जाते हुए इन ओल्ड लेडी को देख लेती है और जल्दी से उनकी मेडिसिन उनके मुंह में डालते हुए उनकी हेल्प करती है। फिर ग्रैंडमा जैसी ठीक होती है तो वो लिसा को थैंक्स करती है और लिसा तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर लिसा यहाँ वो फैमिली के विला के बाहर आ जाती है और बताती है कि मैं यहाँ शादी के लिए आई हूँ। तो इस फैमिली की जो अडॉप्टेड डॉटर शू होती है वो लिसा से कहती है कि तुम मेरी फैमिली में आना क्वालिफाइड करती हो कि नहीं, वो ये डॉग डिसाइड करेगा। और वो इस डॉग को लिसा के पास भेज देती है उसे काटने के लिए, पर हमारी लिसा तो बहुत ही इजीली इस डॉग को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और तभी इतने में गार्ड्स यहाँ पर फूशन को लेकर आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है। फूशन लिसा को देखते ही उसे पूछ लेता है कि तुम तो शीन नहीं हो, तो वो बताती है कि मैं शीन की सिस्टर लिसा हूँ। ये सुनते के साथ ही फूशन यहाँ पर अपनी बंदूक लिसा की तरफ पॉइंट करने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसी वैसा करने की, और लिसा भी अपने कपड़े में जो चाकू छुपा के रखती है वो निकालने लगती है उसे मारने के लिए। पर तभी इतने में फूशन तो अपने एक गार्ड को गोली मारता है और बताता है कि वो एक सीक्रेट जासूस है जो कि उनके घर में घुस आया, और फिर शैन ऑर्डर दे देता है कि इसे उठा के लेकर जाओ। और वो लिसा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और फिर वो यहाँ उसे अंदर लाने के बाद जल्दी से पकड़ लेता है, पर लिसा जल्दी से उसे दूर हो जाती है। तो फूशन कहता है कि अच्छा तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो जो कि मेरे डिसेबल होने पर मुझे डिसलाइक कर रही हो, और तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी कर ली, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा तो तुम विडो हो जाओगी। तो लिसा हंसते हुए से कहती है कि मिस्टर फूशन तुम अपने आप को कर्ज क्यों कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम डिसेबल नहीं हो। तो फूशन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया। तो बताती है कि मैं 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में थी और इतने सालों में मैंने भी वहाँ के जीनियस डॉक्टर से कुछ स्किल सीख ली। ये सुनकर फूशन काफी इम्प्रेस होता है और वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा होकर लिसा को बताने लगता है कि मैं अभी डिसेबल नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आगे चलकर हो जाऊंगा। लिसा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बॉडी में जो ये टॉक्सिन है वो तुम्हारी मॉम से तुम्हें मिला है, और अगर अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो तुम पैरालाइज्ड हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी।
तो ये इसका गला दबाते हुए पूछता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो लिसा कहती है कि तुम जैसे रिच बंदे से शादी करके मुझे तो फायदा है ही है। फूशन कहता है कि फिर तो मैंने कितनी अच्छी वाइफ से शादी की हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, तो अब मेरी वाइफ को अपनी वाइफ वाली ड्यूटी भी निभानी चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसका शर्ट ओपन करने लगता है। तो वो कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। फिर लिसा उसे बेड पर लेके जाती है और उसके क्लोज होने की एक्टिंग करती है और सोचती है कि क्या वो उसके सच में क्लोज होना चाहता है या वो भी बस उसे वॉर्न कर रहा है। पर वो तो रुक ही नहीं रहा होता है। तो लिसा यहाँ पर अपना चाकू निकालने लगती है, पर इतने में फूशन बीमार होने लग जाता है। तो लिसा समझ जाती है कि इसकी और मेरी बीमारी एक जैसी है। फूशन इसे बाहर जाने के लिए बोलता है, पर लिसा सोचती है कि ये मेरे अभी काम का है तो मैं इसे मरने नहीं दे सकती। फिर लिसा फूशन का पल्स चेक करने लगती है। अभी यहाँ पर शू आ जाती है और वो इसे चिल्लाती है कि फूशन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उसे टच करे, और वो लिसा को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रही होती है। पर इतने में फूशन जल्दी से लिसा का हाथ पकड़ लेता है और फिर लिसा यहाँ पर फूशन का ट्रीटमेंट करने के लिए अपनी नीडल उसे लगाने जा रही होती है। पर शू उसे रोककर कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो लिसा कहती है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगी और वो फूशन को नीडल लगा देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। तो शू जल्दी से जाकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो कहता है कि यहाँ से बाहर जाओ, पर शू यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रही होती है। तो ये इसे बंदूक से डराता है और वो तुरंत भाग जाती है। फिर यहाँ पर लिसा फूशन से पूछती है कि क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। तो कहता है कि हाँ, अब मैं बेटर हूँ। और फिर वो अपने हाउसकीपर को लिसा के लिए एक रूम अरेंज करने के लिए बोल देता है। तभी हाउसकीपर उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई थी और अभी हॉस्पिटल में है। तो फूशन कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद वो उन्हें देखने जाएगा। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि फूशन 5 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा है, यानी कोई और नहीं, लिसा को। पर इससे अभी तक उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिली है। फिर इसके बाद फूशन यहाँ पे अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने मास्टर से बोलकर इस बारे में पता लगवाई कि तुम्हारी शादी जो गो फैमिली की डॉटर शीन के साथ हुई है वो बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है और तुम्हारा और उसका हॉरोस्कोप बिल्कुल मैच नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी हूँ। आज उस लड़की की वजह से ही तुम अपनी ग्रैंडमा को यहाँ पर देख पा रहे हो, नहीं तो मैं कब का इस दुनिया से जा चुकी होती। तो क्योंकि अब वो मेरी लाइफ सेवर है तो तुम मेरे ग्रैंडसन होने के नाते उसे रीपे करोगे, यानी कि अब तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है। और तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी लड़की मिल रही है। तो अब मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से उस लड़की को ढूंढ कर घर लेकर आओ। तो फूशन कहता है कि ग्रैंडमा मैं इतनी जल्दी उसे कैसे ढूंढूंगा। तो ग्रैंडमा कह देती है कि हर बॉसी सीईओ तो इतनी जल्दी अपनी वाइफ को ढूंढ लेते हैं और तुम्हें 10 मिनट भी कम लग रहे हैं। तो फूशन कहता है कि ग्रैंडमा आपकी आंखें ऐसे ही खराब है तो आप इतना ज्यादा शॉर्ट ड्रामास मत देखा करो। तो ग्रैंडमा कह देती है कि मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर इसके बाद जैसे ही ग्रैंडमा घर आती है तो हाउसकीपर उन्हें बता देता है कि फूशन की ब्राइड घर आ गई है। तो ग्रैंडमा कह देती है कि उस लड़की को मुझसे मिलने भेजो, मैं उससे बात करूंगी। फिर इसके बाद लिसा यहाँ पे ग्रैंडमा से मिलने आती है और जैसे ही ग्रैंडमा इसे दिखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई और तुम ही मेरी फूशन की वाइफ हो। अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ कि फूशन तो कितना लकी है कि उसे तुम जैसी लड़की मिली है। फिर शू को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। यहाँ पे ग्रैंडमा लिसा से कह देती है कि अब से तुम इसे अपना ही घर समझो। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शू से कह देती है कि अब तुम्हें लिसा को मिस बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे भाई की वाइफ है, तो इसलिए अब लिसा को सिस्टर इन लॉ बोलो और लिसा की सारी चीजें तुम्हारे भाई के रूम में रखवा दो, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को एक ही रूम में रहना चाहिए। आखिर कौन कपल है जो सेपरेट रूम में रहते हैं। फिर लिसा को यहाँ पर ग्रैंडमा की बात पर हाँ बोलना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि लिसा किसी से कॉल पर बात कर रही होती है अपने उस 5 साल पहले वाले वन नाइट स्टैंड के बारे में पता लगाने के लिए। वो हमें बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड ने उसे माउंटेन पर रहने के लिए भेज दिए थे और जब वो 18 इयर्स की हुई तो उसकी मॉम और सिस्टर ने उसे किडनैप करवा कर उसकी इनोसेंस खराब करने के लिए उसे ड्रग दे दिए थे और फिर उसके बाद लिसा की फैमिली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फूशन की ग्रैंड माँ उसे लिसा के बारे में सब बता देती है कि आज उसी लड़की ने ही उनकी जान बचाई थी। इसलिए ग्रैंड माँ यहाँ पर फूशन से कह देती है कि अब वो तुम्हारी वाइफ है, उसका अच्छे से ख्याल रखो और अब से वो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में ही रहेगी। शैन इसके लिए मना करने लग जाता है तो उसकी ग्रैंड माँ तुरंत ही बीमारी की एक्टिंग करती है और कहती है कि जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। पर अब यहाँ फूशन को तो ये सब जानने के बाद लिसा के ऊपर शक हो जाता है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि ये लड़की प्लानिंग के साथ मेरे घर पे आई है और ऐसी लड़की को मैं अपने घर पे नहीं रहने दे सकता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा अपने बेबी के बारे में सपना देखते हुए उठ जाती है और देखती है कि शैन उसे देख रहा है। तो वो जल्दी से उठकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, मैं सोते बहुत ही गुड लुकिंग लगती हूँ जो तुम मुझे देख रहे थे। फिर वो इसे बताती है कि आज मैं अपने घर जाने वाली हूँ। तो शैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो लिसा सोचती है कि मैंने तो एक्सपेक्ट करी थी कि ये मुझे मना करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं इसकी सब्स्टिट्यूट वाइफ हूँ और ये मुझसे खुश भी नहीं है, तो भी ये क्यों हाँ कह रहा है। वो कहती है कि तुम्हें जबरदस्ती चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। तो ये बताता है कि मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे ऑर्डर दिए। फिर उसके बाद फूशन और लिसा कार से जा रहे होते हैं। तभी लिसा इसके हाथ में रिंग देखकर सोचती है
कि 5 साल पहले वाले मैन ने भी मुझे रिंग दिया था, बस अब मुझे अपनी फैमिली से वो रिंग लेनी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसा के मॉम डैड और उसके सिस्टर उसके बारे में बुराई ही कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर फूशन और लिसा पहुंच जाते हैं और लिसा की मॉम यहाँ पर फूशन को देखकर लिसा को चिल्लाने लगती है कि तुमने किस वाइल्ड मैन को घर ले आई हो, अब भी तुम्हारी शादी हुई तो क्या तुम वो फैमिली से हमारा रिलेशन खराब करना चाहती हो। लिसा कहती है कि आप किसे वाइल्ड मैन कह रहे हैं, ये वो हस्बैंड है जो आप लोगों ने मेरे लिए ढूंढ के दिए। तो यहाँ पर लिसा के मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं कि यही वो फूशन है जिसके बारे में उन्होंने सुने थे कि ये डिसेबल होगा। अब ये लोग तुरंत ही उसे माफी मांगते हुए अच्छे से बातें करते हैं और फिर शेनी से कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ अब गुस्सा मत हो, और फिर ये फूशन के सामने लिसा की बुराई कर देती है। तो फूशन इसे तुरंत ही थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम होती कौन हो मेरी वाइफ के बारे में ये सब बोलने वाली। लिसा ये सब देखकर सोची होती है कि शिन तो ऐसे बिचारी वाला मुंह बना रही है जिससे कोई भी मैन का दिल पिघल जाए, लेकिन फूशन तो एक साइको है, ये थोड़ी ना इसकी बातों में आने वाला है। फूशन इसे कहता है कि अब तुम उठोगी या तुम्हें और थप्पड़ चाहिए। फिर यहाँ पर लिसा के डैड फूशन से कहते हैं कि तुम लंच करके जाना, तो वो कहता है कि खाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि 5 साल पहले क्या मेरी वाइफ की लाइफ बहुत ही क्योटिक थी जो आपने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा। तो ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो सब तो बस रूमर्स है, तुम उन पर बिलीव मत करो। तो फूशन कहता है कि अच्छा तो आप लोगों ने मेरी वाइफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और फिर उसे हॉस्पिटल भेजा। तो लिसा के मॉम डैड कहने लग जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने लिसा को मेंटल हॉस्पिटल नहीं बल्कि इंसोमिया के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा था। तो फूशन लिसा से पूछता है कि क्या तुम्हारा इंसोमिया ठीक हो गया, तो बताती है कि हाँ ठीक हो गया, और फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और उन्हें लेकर रूम में जाती है। इसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आई हो, और क्या तुम पागल हो, बता नहीं सकती थी कि तुम फूशन को अपने साथ लाने वाली हो, फिर हम लोग तैयारी के साथ रहे थे। तो लिसा कहती है कि अगर आप नहीं चाहती है कि मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूं तो मुझे मेरी रिंग वापस कर दो। तो उसकी मॉम बता देती है कि वो रिंग मेरे पास नहीं है, तुम्हारी सिस्टर के पास है। फिर लिसा शिन से रिंग लेने के लिए जा रही होती है, तभी हम देखते हैं शिन जब फूशन को टी सर्व कर रही होती है तो वो उसके गले में रिंग देखकर जल्दी से ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये रिंग किसने दिया। तो वो बताती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन ने। फूशन पहचान लेता है कि ये उसकी ही रिंग है जो उसने 5 साल पहले वाली उस लड़की को दिया था, और फिर इसे न्यूज मिली कि वो बेबी को पैदा करते वक्त मर गई। फूशन शिन से पूछता है कि मुझे बताओ वो पर्सन कौन है। तो वो कहती है कि मुझे याद नहीं है, बस इतना पता है कि वो इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, तभी मैं इस रिंग को अपने साथ हमेशा रखती हूँ। वो पूछती है कि ब्रदर इन लॉ क्या आप जानते हैं ये रिंग किसकी है। तभी फूशन को ऐसे रिंग देखते हुए लिसा सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो फूशन है। शिन पूछने लगती है कि ब्रदर इन लॉ क्या ये रिंग आपकी है। तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरे फ्रेंड की है, और उसे वापस कर देता है। फिर लिसा भी सोचती है कि यानी ये वो है ही नहीं। शिन कहती है कि ब्रदर इन लॉ क्या आप मुझे अपने उस फ्रेंड से मिलवा सकते हैं जिसकी ये रिंग है, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। तो फूशन मान जाता है और कहता है कि तुम अपनी सिस्टर लिसा के साथ आ जाओ। फिर शिन यहाँ पर लिसा से कहती है कि सॉरी सिस्टर, ये रिंग तो आपकी है लेकिन मैंने ब्रदर इन लॉ को कह दी कि मेरी है क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो पर्सन कौन है जिसकी ये रिंग होगी। तो लिसा भी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जब फूशन को तुम्हारे झूठ के बारे में पता लगेगा तो हमारी पूरी फैमिली बचेगी नहीं, लेकिन मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, और हम दोनों सिस्टर कितने टाइम से मिले भी नहीं, तो चलो साथ चलते। फिर यहाँ पर शिन लिसा के साथ फूशन के घर पर आ जाती है और फूशन से पूछती है कि मैं आपके फ्रेंड से कब मिल सकती हूँ। तो ये बताता है कि मेरा फ्रेंड अभी अब्रॉड गया हुआ है और मैंने उसे बोल दिया कि वो जल्द से जल्द वापस आए। अब तभी इतने में जैसे फूशन का डॉग यहाँ पर आता है तो वो शिन के ऊपर भौंकने लगता है, तो वो डर जाती है। फिर इसके बाद फूशन का स्टूडेंट कह रहा होता है कि बॉस फाइनली वो लड़की आपको मिल गई जिसे आप ढूंढ रहे थे। तो फूशन कह देता है कि नहीं, शिन वो लड़की है ही नहीं, और अब मुझे पता लगाना होगा कि आखिर उसके पास वो रिंग कैसे आई। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन लिसा के साथ उसके रूम देखकर बड़ा खुश हो रही होती है और कहती है कि मैंने अपने आप को बचाने के चक्कर में सिस्टर तुम्हारा कितना फायदा कर दी ना। तो लिसा पूछती है कि क्या मैं तुम्हें थैंक्स करूँ, वैसे भी मैं जानती हूँ 5 साल पहले की वो प्लानर तुम ही हो। उस रात के बाद मैंने तुम्हारे रूम में एक पाउडर देखी थी और मैंने तुरंत ही उसका टेस्ट कराई तो मुझे पता लग गया था कि वो ड्रग है। उस रात तुमने ही मुझे ड्रग दी थी, इसलिए अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अब तुम खुद यहाँ पर आ गई हो उस मैन को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए। तो शिन कहती है कि तुम मेरा यूज कर रही हो। लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स, अब तुम फूशन के फ्रेंड से मिलकर मुझे पता करके बताओगी कि वो पर्सन है या नहीं, और फूशन को तुम्हारे झूठ के बारे में पता लगा ना तो वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मुझसे ज्यादा चालाकी करना मत। ऐसा बोलकर ये इसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि अब मेरे रूम से निकलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर अपना कोई नेकलेस ढूंढ रही होती है और वो सभी मेड्स की चेकिंग करवाती है, और लिसा से कहती है कि सिस्टर इन लॉ मेरी नेकलेस नहीं मिल रही है, तो क्या मैं आपका भी रूम चेक करवा सकती हूँ।
और फिर यहाँ पर लीसा के रूम से वो नेकलेस मिल जाती है तो सभी मेड्स यहाँ पर लीसा की बुराई करने लगते हैं कि वो एक चोर है। और फिर सभी लोग लीसा के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो मिस्टर फुशियन को डिजर्व नहीं करती। शू ग्रैंडमा से कहती है कि आप सिस्टर इन लोग को कुछ भी मत बोलो, अगर इन्होंने चोरी भी की है तो भी कोई बात नहीं, मुझे बस मेरा नेकलेस मिल गया ना, वही इंपॉर्टेंट था। लीसा नेकलेस लेकर कहती है कि चोरी तो जरूर किसी ने किया, लेकिन मेरे रूम में रखकर मुझ पे इल्जाम लगाया। फिर लीसा अपने रूम के बाहर शूज के निशान देखती है और कहती है कि ये 39 नंबर के और मेरी साइज तो 36 है, यानी कि ये किसी और के हैं। फिर सभी मेड्स की शूज की साइज चेक की जाती है और जो शू की मेड होती है ये उसकी साइज निकलते हैं तो यहाँ पर चोर पकड़ी जाती है। और फिर ये मेड शू को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले भी देती है कि उसी ने नेकलेस चोरी करी थी। फिर ये लोग मेड को तुरंत ही फायर कर देते हैं और शू यहाँ पर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ग्रैंडमा आपको रूम में जाना चाहिए रेस्ट करने के लिए। तभी लीसा कहती है कि तुमने तो पहले मुझ पर इल्जाम लगा दी थी ना चोरी का, लेकिन अब देखो पता लग गया है कि तुम्हारी ही मेड चोरी थी। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शू को चिल्लाती है कि उसे अपनी सिस्टर इन लॉ के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। लीसा तो बड़ी खुश होकर जाती है कि बढ़िया ही मुझ पे इल्जाम लगाने वाली, मैं किसी को भी खुद को बुली करने नहीं दूंगी। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शू से डिस्कस करती है कि आखिर लीसा और फुशियन के रूम में सोफा क्यों है, लगता है वो दोनों अभी भी सेपरेट सो रहे हैं, इसलिए सोफा को निकाल दो। शू कहती है कि शायद ब्रदर फुशियन अभी भी सिस्टर इन लॉ को लाइक नहीं करते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऐसे कैसे वो दोनों वेडिंग नाइट नहीं स्पेंड कर रहे, फुशियन को मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर ग्रैंडमा फुशियन को कॉल करके चिल्लाती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम लीसा को सोफा पर सोने के लिए दे सकते हो। ग्रैंडमा कह देती है कि अब तुम्हें 3 साल के अंदर मुझे 2 बेबीज देने। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फुशियन जब ऑफिस से आने के बाद जैसे रूम में आता है तभी लीसा शावर लेकर बाहर निकलती है और ये जल्दी से जाकर उसे हक कर लेता है तो वो इसे दूर करने लग जाती है, पर फुशियन मान ही नहीं रहा होता है तो ये उसे पिंच करती है। फिर फुशियन भी इसे पिंच करता है, दोनों एक दूसरे को पिंच करने लग जाते हैं। और रूम के बाहर ग्रैंडमा यहाँ पर इन लोगों को दरवाजे पर कान लगाई होती है और इन लोग की आवाज सुनकर खुश होने लगती है कि लगता है उन्होंने फुशियन को जो डांटी थी अब वो काम कर रहा है। फिर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को पिंच करे जा रहे होते हैं और छोड़ ही नहीं रहे होते हैं तो दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 तक काउंट करेंगे और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे को छोड़ेंगे। फिर लीसा ऐसे कहती है कि अब तुम्हें कुछ काम ना हो तो सो जाओ, और हाँ आज तुम सोफा पर सोओगे और मैं बेड पर सोऊंगी। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जाके बेड पे लेट जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीसा उठती है तो फुशियन का नोट पढ़ती है, उसमें वो लिख कर गया होता है कि ये ड्रेस ग्रैंडमा ने तुम्हें आज की स्पेशल डिनर पार्टी में पहनने के लिए बोली है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा यहाँ जैसे ही पार्टी में पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। एक आदमी यहाँ पर लीसा के पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये उसे साइड होने के लिए बोलती है पर वो सुनता ही नहीं है तो ये उसे मार कर नीचे करती है और कहती है कि क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। फिर ये बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे मारी कैसे। फिर ये अपने कजिन को बुला लेता है उसको सबक सिखाने के लिए और फिर इस बंदे का कजिन यहाँ पर आकर लीसा से कहता है कि तुमने मेरे कजिन को मारी कैसे, अब रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लीसा कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो बल्कि अब तुम दोनों मुझसे माफी मांगोगे, पर ये बंदा फिर भी नहीं मान रहा होता है और लीसा इसे अपनी नीडल लगाने वाली होती है। पर इतने में यहाँ पार्टी में फुशियन पहुंच जाता है और इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तो यहाँ पर ये जो बंदा होता है ये तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके फुशियन के बारे में कंप्लेन करता है कि कोई फुशियन नाम का बंदा है जो उन लोग को ऑर्डर दे रहा है और सोच रहा है कि वो इन लोग को सबक सिखाएगा। जैसे इस बंदे का बॉस फुशियन का नाम सुनता है तो वो कहता है कि तुमने आखिर उससे पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का रिचेस्ट बंदा है और उसने एक बार मेरी हेल्प भी किया था तो मैं तो कभी उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। इसका बॉस फुशियन की वाइफ को फोन देने के लिए बोलता है और लीसा से माफी मांगता है कि मेरे लोग आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे, मुझे सच में नहीं पता था, आपको मेरे बंदे के साथ जो करना है वो करो पर आप मुझसे बस गुस्सा मत होना। फिर ये सुनने के बाद ये दोनों आदमी यहाँ पर फुशियन और लीसा से माफी मांगने लगते हैं और फिर लोग खुद को मारते हुए लीसा से माफी मांगते हैं। फिर लीसा यहाँ से फुशियन को लेकर जाती है। फिर इसके बाद लीसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है और फुशियन उसे अपनी कार में बैठाता है। लीसा यहाँ घर आने के बाद फुशियन के क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसे कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर ये इसे छोड़ ही नहीं रही होती है तो फुशियन जल्दी से इसे लेकर बाथटब में डाल देता है। तभी यहाँ पर लीसा फुशियन को किस करने लग जाती है तो वो उसे दूर करता है। ये कहती है कि तुम्हारा इसमें लॉस थोड़ी ना है, पर फुशियन नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारा एंटीडोट नहीं हूँ। इतने में कोई डोर नॉक करता है और ये दरवाजा खोल के देखता है कि सामने शू आई है। वो बताती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे ड्रंक दिख रही थी तो मैं उनके लिए हैंगओवर सूप बना के लाई हूँ और कहीं मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दी ना। तो फुशियन चिल्ला कर कहता है कि तुमने हमें डिस्टर्ब जरूर करी हो और हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि मुझे मेरे आसपास कोई भी लड़की पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर ये गुस्से में रूम बंद कर देता है। फिर यहाँ पर शू सोचती है कि मैं इस घर में 15 साल से रह रही हूँ, ग्रैंडमा तो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करती है पर आखिर ये मुझे बिल्कुल पसंद क्यों नहीं करता है। फिर फुशियन जब वापस आता है तो देखता है कि लीसा सो चुकी होती है। फिर ये उसके फेस को टच करने लगता है
और फिर उसे टॉवल से कवर करते हुए उठाता है और बेड पर जाके लेटा देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिसा की नींद खुलती है तो वो फूशियन को सामने बैठा देखकर पूछती है कि कल क्या हुआ था। तो बताता है कि कल तुम्हें फीवर था और मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दिया था। तो लिसा सोचती है कि लगता है इसने पूरी रात जाग कर मेरा ख्याल रखा है, इसलिए वो उसे थैंक यू बोल देती है। तभी फूशियन उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर ने यहाँ पर मेड को भेज कर बताई है कि तुम्हें क्लास रियूनियन पार्टी के लिए वो इन्वाइट कर रही है। लिसा सोचती है कि सभी की नज़र में तो वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गई थी, तो ये समझ जाती है कि शीन उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे सेरेमनी में इनवाइट कर रही है। फिर उसके बाद जैसे ही लिसा यहाँ पर कॉलेज रियूनियन पार्टी के लिए जाती है तो शीन सभी के सामने उसे सिस्टर बोलते हुए अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है। सभी लोग लिसा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो तो मेंटल पेशेंट है ना, 5 साल से वो मेंटल हॉस्पिटल में थी और कॉलेज से भी वो ड्रॉप आउट हो गई थी, तो आखिर उसकी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई। ये लोग कहते हैं कि उसे सिर्फ अपनी सिस्टर शिन की वजह से यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है, नहीं तो वो यहाँ पर अपना मूवी नहीं दिखा सकती। अब तभी एक बंदा आकर लिसा को बताता है कि प्रिंसिपल ने मुझे आपको यहाँ पर पिक करने के लिए भेजा, और फिर वो उसे स्टेज पर ले जाकर बीच वाली सीट पर बैठा देता है। तो शिन और बाकी सभी उसे कहने लग जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो प्रिंसिपल की सीट पर बैठ गई है। ये लोग कहते हैं कि लगता है अभी भी इसकी पागलपन की बीमारी ठीक नहीं हुई है। फिर जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं तो ये सभी लिसा के बारे में उनसे कंप्लेन करने लगते हैं कि वो आपकी सीट पर बैठ गई है। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो सीट उसकी ही है। फिर ये सुनकर ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि लिसा इस यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है। तो शिन कहती है कि प्रिंसिपल आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी सिस्टर तो एक मेंटल पेशेंट रह चुकी है और उसे तो कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, तो आखिर वो प्रेसिडेंट कैसे बन सकती है। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि आप लोगों ने 7th फ्लोर पर बहुत सारी ट्रॉफीज देखी होगी ना, उनमें से आधे से ज्यादा सब लिसा की है, और आप लोगों को तो पता ही है कि एक बार यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कितनी खराब हो गई थी। उस वक्त लिसा की मदद से ही मैं इस यूनिवर्सिटी को बचा पाया था। तो ये सभी कहने लगते हैं कि आखिर वो इतने सारे कंपटीशन की विनर कैसे हो सकती है, वो तो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो गई थी। प्रिंसिपल इन लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो सारी ट्रॉफीज उसकी है और वो लोग चाहे तो खुद जाके सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज पर लिसा का नाम देख सकते हैं। और प्रिंसिपल बता देते हैं कि अब वो रिटायर हो रहे और उनकी जगह लिसा हेड रहेगी। फिर लिसा इस बारे में सोच रही होती है कि फूशियन ने बताया है कि आज उसका फ्रेंड घर आने वाला है, यानी कि उस रिंग का ओनर। फिर इसके बाद लिसा जब घर आती है तो फूशियन इसे अपने फ्रेंड ली से मिलवाता है और लिसा कहती है कि आप मेरी सिस्टर की रिंग देखकर बताओ कि क्या आप इस रिंग को पहचानते हैं। ली कहता है कि ये रिंग मेरी वाली जैसी लग तो रही है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ पर मिली। फिर शिन को जवाब नहीं दे पा रही होती है और लिसा उसे कहती है कि अगर तुमने मिस्टर ली को ठीक जवाब नहीं दी तो फिर हमारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। फिर यहाँ पर शिन की मॉम आ जाती है और शिन को बचाने के लिए इन लोगों से सब झूठ कह देती है कि वो झूठ कह रही थी। असल में ये रिंग उसकी फ्रेंड वैन की है, उसको किसी ने ड्रग दे दिया था और उसने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड करी थी उसने ही उसे रिंग दिया था, पर फिर वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मर गई। ये सारी स्टोरी सुनाकर शिन की मॉम उसे लेकर जल्दी से चली जाती है। फिर शैन यहाँ पर लिसा से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर सच कह रही थी। तो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, वैसे भी वो लोग मुझे कुछ भी पता लगने नहीं देते, और ये बोलकर ये भी चली जाती है। फिर ली फूशियन से पूछता है कि जब तुम्हें उन लोगों की बातों पर बिलीव नहीं है तो तुमने उन्हें क्यों जाने दिया। तो फूशियन कहता है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से सारा सच पता लगाऊंगा, और वैसे अब तुम्हें घर जाना होगा ना, कल तुम्हारी सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी है। ली कहता है कि मेरी सिस्टर 20 साल पहले खो गई थी और अगर वो आज भी जिंदा होगी तो शायद वो भी तुम्हारी वाइफ की एज की ही होगी। और फिर ली भी यहाँ से चला जाता है। फिर फूशियन यहाँ पर बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है, इसलिए वो वापस से बीमार होने लगता है। तभी जल्दी से यहाँ पर लिसा आ जाती है तो वो इसे चिल्लाता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी नॉमिनल वाइफ हूँ मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तो ये कहता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ अब भी चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ये कहती है कि तुम 1000 बार भी बोलोगे तो भी नहीं जाऊंगी, चलो बच्चे बनो और सो जाओ। और ऐसे बोलकर वो उसे नीडल लगाकर बेहोश कर देती है। फिर सोचती है कि आखिर ये क्या सोच रहा था जितना परेशान हो गया। और फिर वो उसके हाथ की चोट देखकर सोचती है कि आखिर ये जब भी बीमार होता है तो अपने आप को इस तरीके से टॉर्चर क्यों करता है। फिर फूशियन यहाँ पर लिसा के ऊपर सर रखते हुए उसे सॉरी कहता है। तो वो सोचती है कि आखिर इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो ये किसी बात के लिए इतना गिल्टी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यहाँ पर वसीयत बना रही होती है और अपनी सारी प्रॉपर्टी को फूशियन और लिसा के नाम पर कर रही होती है। तो यहाँ पर शू आ जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। तो शू कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, आप बहुत साल जीने वाली हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसा फूशियन के लिए मेडिसिन बना रही होती है। तभी आकर वो पूछता है कि ये क्या है। तो ये कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए मेडिसिन है, इससे तुम्हारा माइंड शांत भी होगा और तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो लिसा के कहने पर फूशियन इसे खा लेता है और फिर पूछती है कि कैसा है। तो ये कहता है कि बुरा नहीं है। लिसा कहती है कि इसे तो टेस्टी होना चाहिए था, और फिर वो उसकी मेडिसिन लेके जाने लगता है। तो ये कहती है कि तुम्हें तो अच्छा नहीं लगा था ना। तो वो कहता है कि मैं झूठ बोल रहा था। तो लिसा भी यहाँ पर शेन की बातें सुनकर स्माइल करने लगती है। इतने में मेड आकर उसे बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है।
फिर लीसा जैसे ही ग्रैंडमा को देखने आती है तो शू इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ग्रैंडमा को क्या दे दी हो जो वो बीमार हो गई है। शू यहाँ पे डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल देती है और लीसा को ग्रैंडमा को चेक भी नहीं करने देती। लीसा कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मैं पल्स चेक करूंगी तो मैं बता दूंगी कि ग्रैंडमा को क्या हुआ है। पर फिर इतने में यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और शू कहती है कि डॉक्टर आप चेक करो। तो डॉक्टर चेक करके बताता है कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें कोल्ड और फीवर हुआ है। फिर वो मेडिसिन लिख कर दे देता है जो कि ग्रैंडमा को पिलानी है। फिर शू जल्दी से यहाँ पर मेडिसिन ग्रैंडमा को पिला देती है। तो इसके बाद उनके मुंह से खून आता है और डॉक्टर बताता है कि अब उनकी तबीयत सच में खराब हो गई है, जैसे कि उन्हें कोई जहर दिया गया है। और मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोल्ड की मेडिसिन देने के बाद कोई पर्सन ऐसे बीमार हो जाए। और अब इनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है और शायद वो नहीं बचेंगी। फिर यहाँ पर शू लीसा को चिल्लाने लगती है कि तुमने ही ग्रैंडमा को जहर दियो, आखिर तुमने ऐसा क्यों की? ग्रैंडमा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? लीसा कहती है कि मैं उनका पल्स चेक करूंगी तो मैं बता दूंगी कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। तो डॉक्टर इसे चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे क्या समझ रही हो कि मुझे कुछ नहीं आता है। लीसा फुशन से कहती है कि मुझे ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने दो और इन आउटसाइडर को यहाँ से बाहर निकालो। पर शू यहाँ पर लीसा को चिल्लाई जा रही होती है कि वो ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट उसे नहीं करने देगी। फिर फुशन इसे चिल्लाता है और लीसा को ग्रैंडमा को चेक करने के लिए अलाउ करता है। फिर ये ग्रैंडमा को चेक करती है और समझ जाती है कि डॉक्टर तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर रहा है, तो यानी डॉक्टर ने कुछ गलत नहीं किया। फिर ये हाउसकीपर को भेजती है सारी मेडिसिन को चेक करने के लिए। फिर लीसा अपनी नीडल से ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने जा रही होती है तो शू इसे करने नहीं देती और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो ग्रैंडमा को मार देगी। लीसा कहती है कि तुमने और देर लगवाई ना तो ग्रैंडमा को कुछ हो जाएगा। फिर फुशन हाउसकीपर को बोलकर शू को यहाँ से बाहर करवाता है और फिर लीसा यहाँ पर अपने नीडल ट्रीटमेंट से ग्रैंडमा को ठीक कर देती है और कहती है कि अब बस उन्हें टाइम पर मेडिसिन दी जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगी। फिर डॉक्टर यहाँ पर लीसा की तारीफ करता है कि उसने कहाँ से मेडिकल की स्टडी करी है क्योंकि उसे बहुत नॉलेज है। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा लीसा को थैंक्स करने लगती है कि उसने फिर से उनकी जान बचा ली और वो कहती है कि चलो अब तुम लोग भी अपना रेस्ट करने जाओ। फिर लीसा यहाँ पर शू से इस बारे में सवाल करती है कि तुम मुझे सच बताना कि तुमने मेडिसिन के साथ कुछ छेड़छाड़ करी थी ना। तो शू मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो लीसा कहती है कि तुम अपनी मॉम की कसम खाओ और कहो कि तुमने ग्रैंडमा को हर्ट करने के लिए अल्लाह कोई काम नहीं करी हो। देखो अगर तुम झूठ बोलोगी ना तो तुम्हारी मॉम की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उन्हें सजा मिलेगी। तो शू यहाँ पर कसम खा लेती है कि मैंने कुछ भी नहीं मिलाई हूँ। लीसा कहती है कि ठीक है फिर अब मैं तुम पर बिलीव कर लेती हूँ, वैसे भी अगर तुमने झूठ बोली होंगी तो तुम्हारी मॉम की आत्मा को सजा मिलने वाली है। ऐसा बोलकर ही चली जाती है और फिर फुशन भी यहाँ से चला जाता है और शू को बहुत गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि लीसा यहाँ पर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख रही होती है, तभी अचानक से वो यहाँ पर फुशन से टकरा जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फुशन इससे कहता है कि मैं तुम्हें ग्रैंडमा के लिए थैंक्स बोलने आया था। ये कहती है कि थैंक्स की जरूरत नहीं है, किसी की जान बचाना मेरी ड्यूटी है। तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ ग्रैंडमा के लिए सूप बनाने। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर फुशन भी सोच रहा होता है कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा को यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे चिल्ला कर घर आने के लिए बोल रही होती है। तो लीसा कहती है कि आप सच में मेरी मॉम हो भी या नहीं, मुझे तो आप पे शक हो रहा है, नहीं तो आखिर आप मेरे साथ इतनी अनफेयर क्यों हो और आप सिर्फ शीन की साइड लेती है। तो इस पर उसकी मॉम चिल्ला कर कहती है कि तुम बकवास बंद करो और चुपचाप घर आओ। फिर लीसा सोचती है कि अब तो मेरा शक बढ़ गया है कि शायद ये मेरे सगे पेरेंट्स है ही नहीं। वो सोच लेती है कि अब वो इस बारे में पता लगाएगी। फिर लीसा अपनी मॉम के बारे में पता करके उनसे मिलने के लिए एक होटल जाती है और जहाँ पर वो होटल के रूम के बाहर अपनी मॉम की बातें सुनती है जो कि यहाँ पर किसी और मैन के साथ होती है। और यहाँ पर लीसा को अपनी मॉम की बातें सुनकर पता लग जाता है कि वो असल में उनकी बेटी है ही नहीं। फिर ये बहुत गुस्सा हो जाती है और जैसे यहाँ से जाने लगती है तो उससे कुछ आवाज आ जाती है और उसकी मॉम जल्दी से रूम से बाहर निकल कर देखती है कि पता नहीं यहाँ पर कौन था। फिर लीसा यहाँ पर शीन के मॉम डैड के घर पहुँचती है और यहाँ पर जल्दी से उसकी मॉम भी पहुँच जाती है और वो यहाँ पर लीसा को पुरानी चीजों के लिए उसे मारने की कोशिश करती है। तो लीसा इन सभी को डराती है कि वो इन लोगों को छोड़ेगी नहीं अगर वो लोग इसके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो। तभी यहाँ पर फुशन आ जाता है लीसा की साइड लेने के लिए और वो इन लोगों को चिल्लाता है कि आखिर आप लोग मेरे ना रहने पर मेरी वाइफ को ऐसे बुली कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये लोग ने लीसा के साथ कुछ नहीं करे। तो असिस्टेंट सब बताने लगता है कि कैसे तीनों जन मिलकर यहाँ पर लीसा को बातें सुना रहे थे। तो फुशन कहता है कि अच्छा तो आपने मेरी वाइफ को ये सब कहा है तो फिर ठीक है आप लोग नील डाउन होकर मेरी वाइफ से माफी मांगो। तो यहाँ पर शीन के मॉम डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो जो हम अपनी बेटी के सामने माफी मांगेंगे। तो फुशन कहता है कि वो तो आप लोग को मांगनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरी लीगल वाइफ है। लीसा इसकी बातें सुनकर सोचती है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहा है या फिर अपनी फैमिली के रेपुटेशन के लिए। फुशन यहाँ पर कहता है कि मेरी वाइफ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, वो आप लोगों को कर्ज भी कर सकती है और आप लोग को मार भी सकती है, लेकिन आप लोग मेरी वाइफ के साथ कुछ नहीं कर सकते। और फिर ऐसा बोलकर फुशन यहाँ से लीसा का हाथ पकड़ के उसे लेकर चला जाता है। फिर लीसा बहुत ही खुश होती है और फुशन को देखी जा रही होती है। तभी वो कहता है तो ये पूछता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो मुझे देखी जा रही हो। लीसा सोचती है कि इसकी आंखें बंद थी फिर भी इसे पता लग गया कि मैं इसे देख रही थी।
फुशिन कहता है कि तुम तो मेरी लीगल वाइफ हो, तो तुम मुझे ओपनली देख सकती हो, तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर लिसा ऐसी कहती है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है, तुम मुझे सब बता रहे हो, वैसे आज की हेल्प के लिए तुम्हारा बहुत थैंक यू। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं। फिर लिसा को एक कॉल आती है और उसे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट पता लग जाते हैं कि वो असल में उसके असली मॉम डैड है ही नहीं। अब तभी इतने में लिसा के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और उसे कहता है कि आंटी क्या आप मुझे $5 उधार दे सकती हो। तो ये पूछती है कि बच्चे क्या तुम खो गए हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करती हूँ। लिसा सोचती है कि अगर उसका बेटा अभी जिंदा होता तो वो भी शायद इतना ही बड़ा होता। तभी वो कहता है कि मुझे बस $5 उधार चाहिए, मुझे भूख लगी है। फिर लिसा तुरंत ही इसे एक रेस्टोरेंट ले आती है और इसे बंस खिलाती है। फिर ये बच्चा पेट भर के खाने के बाद एक पेपर पर लिख देता है कि जितने का भी बिल बना है वो सारे पैसे वो उसे वापस कर देगा, और वो कहता है कि उल्टा आप मेरी तरफ से ट्रीट समझना। लिसा सोचती है कि अगर वो इसे पैसे लेने से मना करेगी तो शायद ये अपसेट हो जाएगा, तो इसलिए वो उसे हाँ बोल देती है और कहती है कि अच्छा चलो मुझे अपने घर का पता तो बता दो ताकि मैं तुमसे पैसे ले सकूं, कभी तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये कहता है कि आप मुझे वीचैट पे ऐड कर लो, मैं आपको मैसेज करके अपने घर का एड्रेस दे दूंगा और फिक्र मत करो, मैं आपका उधार लिया हुआ पैसा आपको जरूर वापस करूंगा। फिर लिसा बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जब वो घर आती है तो यहाँ पर ग्रैंड माँ फुशिन को डांट रही होती है और कहती है कि तुम दोनों की शादी को इतना टाइम हो गया है तो भी आखिर तुम दोनों का कोई बेबी क्यों नहीं आ रहा है। वो फुशिन से कहती है कि कहीं तुम्हारे में कोई कमी तो नहीं है, जाओ हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा लो। तो फुशिन कहता है कि ग्रैंड माँ आप कैसी बात कर रही है, सब कुछ ठीक है, और फिर वो गुस्सा होकर चला जाता है। ग्रैंड माँ लिसा से कहती है कि अगर उसने तुम्हें कभी बुली किया ना मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो लिसा कहती है कि ठीक है ग्रैंड माँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ लिसा से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें स्पेशल लकी बैग बनाने आता है, मुझे उसे फुशिन के फ्रेंड ली के घर भिजवाना है। उन लोग की फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में काफी अच्छे कनेक्शन है, और ली फैमिली की जो छोटी डॉटर है वो बचपन में ही गुम हो गई थी जब वो 2 साल की थी, तो और अब उसका बर्थडे आने वाला है, तो हर साल मैं उन लोगों की फैमिली को उसके लिए लकी बैग्स देती हूँ, और इस बार मेरी तबीयत काफी खराब है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो बनाकर ली फैमिली के लिए भेज दो। तो लिसा पूछती है कि वो बर्थडे कब है, तो जैसी ग्रैंडमा डेट बताती है तो लिसा सोचती है कि यही डेट को तो मेरा भी बर्थडे है। लिसा को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ली फैमिली के साथ कनेक्शन हो। लिसा सोचती है कि मुझे सबसे पहले कुछ चीजें क्लैरिफाई करवा लेना चाहिए। फिर ये शिन की मॉम के बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और अपनी नकली आवाज में उससे बात करती है और कहीं बाहर दूसरे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। तो उस बंदे को शक भी नहीं होता और वो इस पर यकीन करके उसे हाँ बोल देता है। अभी इतने में यहाँ पर फुशिन आ जाता है और वो लिसा की कॉल पर वाली सारी बातें सुनने लगता है। लिसा तो उस बंदे को यकीन दिलाने के लिए बेबी और ये सब बोलकर क्यूट बातें कर रही होती है, और फिर जैसे ही लिसा इसे देखती है तो डर जाती है और फुशिन इसके क्लोज जाकर उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी और किससे मिलने जाने वाली हो। तो कहती है कि तुम कुछ भी गलत मत समझना, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये पूछता है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो ये बताओ। तो कहती है कि मैं होटल जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा ड्रामा दिखाऊंगी। फिर फुशिन लिसा से कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारी क्यूट वाली वॉइस बहुत ही पसंद आई और मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसे भी बात कर लेती हो। लिसा शिन की मॉम की बॉयफ्रेंड बनकर उसे मैसेज कर देती है कि वो बाहर होटल में उसे मिलने आए, और फिर इसके बाद लिसा यहाँ पर शिन के डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड मैं आपको पुरानी चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज हम पूरी फैमिली बाहर डिनर करें, तो मैंने मॉम को तो मैसेज करके बता दी हूँ, तो आप और शिन भी टाइम पर होटल में पहुंच जाओ, मैं आप लोग का वेट करूंगी। फिर शिन और उसके डैड शिन की मॉम को यहाँ होटल में उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर ये यहाँ पर लिसा को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। लिसा यहाँ पर कहती है कि अब आपके पास कोई हक नहीं है मुझे ये सब डांटने का, और वो इन्हें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा देती है और पूछती है कि अब आप लोग मुझे सच बताओ कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है। तो डैड कहते हैं कि आखिर तुम्हें हम पर शक कब हुआ। तो ये कहती है कि मुझे तो हमेशा से आप लोग पर शक था। फिर शिन इसे सिस्टर कहने लग जाती है, तो लिसा कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ और मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही मेरी कोई ऐसी डिस्गस्टिंग मॉम है, ये तो सिर्फ तुम्हारी मॉम है। फिर शिन की मॉम हंसते हुए कहने लगती है कि अब तुम्हें सब पता लग ही गया है तो चलो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल से उठाकर लाई थी और तुम क्या सोच रही हो कि तुम कोई रिच फैमिली की खोई हुई डॉटर हो। वैसे सच बताओ तो हो तुम रिच फैमिली से ही हो, लेकिन ना उन लोगों ने तुम्हें लड़की समझकर छोड़कर चले गए क्योंकि उस फैमिली को भी तुम नहीं चाहिए होंगी, जरूर तुम किसी की नाजायज बेटी होंगी, और वो तो मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैंने तुम पर तरस खाई और तुम्हें पाली, और सोचो तुम तो पैदा ही हुई हो छोड़ जाने के लिए, तुम्हें कोई भी नहीं चाहता। लिसा सुनने के बाद हंसने लग जाती है, तो ये लोग शॉक होते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। शिन कहती है कि सिस्टर तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई इसलिए तुम अपसेट मत हो, देखो हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर देंगे। फिर लिसा इसका गला दबाते हुए चिल्लाती है कि अब तुम चुप होगी।
अब तभी यहाँ पर फूशन आया होता है और जैसे ही उसे ये सब पता लगता है तो वो इन लोगों से कह देता है कि इन लोगों ने जो लिसा के साथ किए हैं इसके लिए वो इन पूरी फैमिली को बैन कर रहा है और अब इनके साथ कोई काम भी नहीं करेगा, ये लोग पूरे बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। और फिर फूशन यहाँ से लिसा को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिसा यहाँ पर वो लकी बैग बनाकर ग्रैंडमा को दे देती है और फिर ग्रैंडमा इसे लेकर ली फैमिली के घर जाती है देने के लिए। फिर इसके बाद जब ग्रैंडमा और लिसा यहाँ से जाने लगते हैं तो ये पूरी फैमिली लिसा को ही देख रहे होते हैं। उन्हें भी फील हो रहा होता है कि जैसे वही उनकी खोई हुई बेटी है। फिर इसके बाद ग्रैंडमा और लिसा जब कार से जा रहे होते हैं तभी लिसा को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि फूशन की अचानक से फिर से तबीयत खराब हो गई है। लिसा जल्दी से यहाँ पर पहुंचती है और असिस्टेंट से पूछती है कि इसे क्या हुआ है, तो वो सब बताने लगता है। फिर ये जल्दी से फूशन को उठाने में हेल्प करवाती है और जैसे फूशन को होश आता है तो वो इन दोनों को दूर करने लगता है। तो लिसा कहती है कि तुम डरो मत, ये मैं हूँ, तुम ठीक से सांस लो। फिर यहाँ पर फूशन को ठीक फील होता है और वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था पर मैंने जो भी तुम्हारे लिए बनाया वो सब नीचे गिर के खराब हो गया। तो लिसा तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए सब कर रहा था। फिर ये कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें एक स्पेशल रेस्टोरेंट का स्पेशल खाना खिलाती हूँ जो कि तुम्हें पसंद आएगा। फिर इसके बाद लिसा यहाँ पर कोई स्ट्रीट फूड खरीद रही होती है और तभी फूशन उनके बेबी को देख रहा होता है। तो लिसा सोचती है कि ये इस बच्चे को इतना देख रहा है, क्या इसे बच्चे पसंद है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और लिसा को स्नैक बहुत ही तीखा लग रहा होता है तो वो कहता है कि फिर भी तुम क्यों खा रही हो। तो लिसा कहती है कि ऐसे ही तो ज्यादा मजा आता है, ये लो तुम भी टेस्ट करो। तो फूशन कहता है कि मुझे ये नहीं बल्कि तुम चाहिए और फिर वो जल्दी से लिसा को किस करने लग जाता है। तो वो तो शॉक रह जाती है कि इसे क्या हो गया है, ये मुझे क्यों किस कर रहा है। अब तभी इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर शू आ जाती है और फूशन से बताती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे बुलाई है। फिर फूशन के जाने के बाद जैसे लिसा भी यहाँ से जाने लगती है तो शू इसे कहती है कि सिस्टर इन लॉ क्या आपको बच्चे पसंद है, और फिर वो इसे कुछ बताने जा रही होती है। तभी इतने में फूशन यहाँ पर इसे कह देता है कि हम दोनों साथ बड़े हुए हैं ना, इसलिए अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। और फिर फूशन लिसा को अपने साथ लेकर जाता है। फिर इसके बाद लिसा जब शावर से बाहर आती है तो वो फूशन से पूछती है कि तुम मेरी चीजें क्यों छू रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी चीजों को अपने कबर्ड में रखने जा रहा हूँ। तो ये कहती है कि क्यों। फूशन कहता है कि अब से तुम्हें सोफा पर भी सोने की जरूरत नहीं है और तुम बेड पर सोगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी सारी चीजों पर तुम्हारा हक है। लिसा तो बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और फिर फूशन इसके क्लोज आने लगता है तो ये सोचती है कि क्या मुझे ये फिर से किस करने वाला है। पर तभी वो अपना नाइट ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद लिसा शन के साथ सेम बेड शेयर करके बहुत ही नर्वस हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फूशन तो अपने बेटे का फोटो देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा उठती है तो फूशन इसे बताता है कि तुम्हें किसी का कॉल आ रहा था। लिसा देखती है कि इसे उसी बच्चे बाव का कॉल आ रहा था। तभी इतने में ये इसका फोन ले लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी आज हम ऑक्शन पार्टी में जाने वाले हैं। फिर ये उसे मैसेज करने जाती है तो पता लगता है कि उसने सामने से इसे ब्लॉक कर दिया है। फिर यहाँ पर लिसा को बाव का मैसेज आता है कि मेरी टीचर ने आपको ब्लॉक कर दी थी, मैंने नहीं किया था, मेरी टीचर ने मुझे बहुत ही डांटा है और उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया था। फिर लिसा बाव से उसके स्कूल के बारे में पूछकर उसके स्कूल पहुंच जाती है और उसकी टीचर से लड़ती है उसके लिए। लिसा को पता लगता है कि बाव की कोई मॉम नहीं है, इसलिए वो उसकी बहुत केयर करने लगती है और उसे फिर से रेस्टोरेंट लेके जाती है। तभी यहाँ पर दो लड़कियाँ लिसा को सच में इसकी मॉम ही समझने लगती है। तो लिसा उन्हें बताती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। फिर लिसा बाव से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मैंने आज तक अपनी मॉम को नहीं देखा, पर मुझे पता है कि मेरी मॉम जिंदा है और मेरे डैड मेरी मॉम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता रहे और मैं अपनी मॉम को ढूंढने में लगा हूँ। लिसा कहती है कि फिक्र मत करो, मैं भी अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ। फिर घर आने के बाद फूशन यहाँ पर लिसा से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम आज स्कूल गई थी। तो वो बताती है कि मैं बस गुजर रही थी और मैंने देखी कि एक टीचर एक बच्चे को बुली कर रही है, तो मैं बस उसकी हेल्प करने चली गई और मैंने उसके टीचर को फायर करवा दी। फूशन सोचता है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे, किसने मेरे बेटे की हेल्प की। फूशन कहता है कि लेकिन तुम्हें भी बच्चे नहीं पसंद है ना। तो ये कहती है कि नहीं पसंद है तो क्या हुआ, मैं दूसरे के बच्चे को बुली होते हुए थोड़ी ना देखूंगी। और फिर फूशन से पूछती है कि वैसे आज तक तो मैंने तुम्हें गॉसिपिंग करते हुए नहीं देखी, आखिर तुम इस बच्चे के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये बताता है कि वो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, इसलिए मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। तो लिसा को बहुत गुस्सा आती है कि तुम्हारा कितना हार्टलेस फ्रेंड है, अगर वो मुझे मिल जाए ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आखिर कौन अपने बच्चे को इस तरीके से रखता है। और फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है तो फूशन भी यहाँ पर स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिसा कहीं बाहर गई होती है, तभी उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। इतने में फूशन का फ्रेंड ली यहाँ पर लिसा की जान बचाने में उसकी हेल्प करता है और उसे चोट लग जाती है। फिर लिसा जल्दी से ली को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और फिर डॉक्टर उसे बताता है कि हॉस्पिटल में ब्लड खत्म हो गया। तो लिसा बताती है कि मेरा ब्लड टाइप बी है तो मैं डोनेट कर देती हूँ, पर फिर लिसा को मना कर दिया जाता है कि वो उसे ब्लड नहीं दे सकती है
क्योंकि उसका ब्लड रिजेक्ट हो रहा है और ऐसा तभी होता है जब उसका ब्लड रिलेशन हो। फिर लीसा डॉक्टर को बोलकर ली और अपना डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाती है और फिर इसे पता लग जाता है कि ली सच में इसका ब्रदर है। फिर ये तुरंत ही ली से मिलने जाती है उसे बताने के लिए कि वो ही उसकी सिस्टर है। फिर यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही हक कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है और इन दोनों को ऐसे देखकर गलत समझ लेता है, पर फिर लीसा उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि वो तो उसका भाई है। फिर ये जानने के बाद वो खुश होता है और फिर ये दोनों जब घर आते हैं तो फूशन अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि ली फैमिली की जो खोई हुई डॉटर थी वो कोई और नहीं लीसा है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर बाव को बुलाती है और फूशन से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि ये बच्चा किसका है। देखो अब मुझे कुछ भी झूठ नहीं सुनना है, मुझे सच बताना। तो फूशन अपनी ग्रैंडमा को बता देता है कि 5 साल पहले उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और उसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था जिसको वो आज तक ढूंढ रहा है, जिसको उसने रिंग दिया था और वो उसे आज तक ढूंढ रहा है पर वो उसे नहीं मिली। तब ये सुनने के बाद लीसा को पता लग जाता है कि फूशन ही वो पर्सन है जिसे वो अब तक ढूंढती आ रही थी। फिर लीसा यहाँ पर रोने लग जाती है कि बाओ यानी कि उसी का बेटा है। फिर फूशन यहाँ पर से कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया और ग्रैंडमा भी खुश होने लगती है कि मेरे पास ग्रेट ग्रैंडसन है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती है कि अब बस तुम दोनों की शादी हो जाए। फिर इसके बाद फूशन और लीसा की वेडिंग सेरेमनी मेंटल हॉस्पिटल में हो रही होती है और ये दोनों सभी के साथ मिलकर हैप्पी वेडिंग डांस भी कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।